Hello guys, welcome to Matchless ITN's channel. Myself Mansingh Yadav. This is Inside Talk Show. Today we have very special guy जिनके लिए दो लाइन मैं कहना चाहूँगा। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। ऐसे ही एक शख्स हैं जिन्होंने अपनी मेहनत एंड लगन के साथ उन्होंने अपनी खुद की तकदीर बदली है। आइए बात करते हैं हम उनकी जर्नी के बारे में कि उनकी जर्नी कैसी रही है। इट इज़ अ ग्रेट प्लेजर फॉर मी टू इंट्रोड्यूस माय फ्रेंड मुकेश भाई। इन्होंने इंडिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम को क्लियर किया और सबसे टफेस्ट इंटरव्यू को क्लियर किया। आज वो एक गेजेटेड ऑफिसर हैं। नाउ ही इज वर्किंग इन अंडर BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। सो वेलकम टू मुकेश भाई। थैंक यू भाई। एज यू नो, मेरा नाम मुकेश कुशवाहा है। मैंने अपना ग्रेजुएशन 2018 में कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पास आउट किया था, मैकेनिकल ब्रांच से। और उसके बाद से 2020 में मैंने गेट के थ्रू IIT दिल्ली को एमटेक के लिए चूज किया। अप्लाइड में गई से एमटेक कर रहा था और मैं सेकेंड ईयर में था, अपना थर्ड सेम। तो तभी मैंने बार में इंटरव्यू दिया और मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया। अभी मैं मुंबई में हूँ, ट्रेनिंग चल रही है। वाओ, कांग्रेचुलेशंस। मेरा जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है ये कि आपने 2018 में इंजीनियरिंग कंप्लीट की और 2021 में आपका बार्क में हो गया है, तो उसके बीच की जर्नी के बारे में, उस गैप्स में आपने क्या किया? हाँ, 2018 में जैसे मैंने कॉलेज में था तभी मैंने गेट का पेपर लिखा था। तो मेरा उस टाइम पे 4242 रैंक था। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ इम्प्रूव करना चाहिए, तो फिर मैं दिल्ली आ गया और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। तो उसके बाद से मैं ESC की तरफ थोड़ा हो गया, बट उसके साथ गेट भी देता रहा। तो मेरा 2019 के गेट में गेट दिया और 20 भी दिया, मतलब ऐसे दिया। तो 19 में दिया तो 2700 के आसपास समथिंग रैंक थी। 2020 में फिर दिया तो 1099 रैंक आए। तो 20 के थ्रू ही एमटेक ले लिया था। मैंने कहा गैप ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर एमटेक ले लिए। और एमटेक के टाइम पे ही 2021 में भी गेट लिखा था, तो 599 रैंक थी। तो ये था ही मेरी जर्नी। ये ऐसा नहीं लग रहा आपको कि 2 से डिवाइड कर दें, 4000 फिर 2000 फिर 1000 मुझे भी ऐसे कुछ फिर लग रहा। 500, ये तैयारी स्टार्ट की गेट की? तो आपने इंजीनियरिंग के किस ईयर में स्टार्ट किया तैयारी और क्या क्या स्ट्रेटजी थी इंजीनियरिंग के समय, और उसके बाद आपने क्या स्ट्रेटजी ऑप्ट किया? ऐसे जब मैं कॉलेज में गया था तो फर्स्ट एम तो यही था, पहले सीनियर को देखे कि प्लेसमेंट लेना है। TCS आती थी एक कंपनी, वो भी मैकेनिकल को जबरदस्ती ले जाती थी। उसके बाद से जब सेकेंड ईयर में आया तो मेरे भैया थे, तो उन्होंने गेट के थ्रू IUCL में सिलेक्शन ले लिया था। तो फिर मेरे को मोटिवेशन मिला कि अरे जब सब कोई कर सकता है तो भैया किए तो हमें भी करना चाहिए, हम भी करेंगे। तो फिर वहां से मैंने गेट की तरफ सोचा, लेकिन थर्ड ईयर से प्रिपरेशन ओरिएंटेड पढ़ाई स्टार्ट कर दी, बुक पढ़ने लगा जो गेट के ओरिएंटेड है। तो मतलब थर्ड ईयर से आके लग गए प्रिपरेशन। ओके, जैसे आप इंजीनियरिंग में करते हैं, इंजीनियरिंग में खुद एक अपना सिलेबस है, इंजीनियरिंग का सेमेस्टर्स होते हैं और उसके बाद एग्जाम भी होते हैं, वहाँ पे भी अच्छा स्कोर करना पड़ता है। तो आपको कहीं फील नहीं हुआ कि आपकी गेट की प्रिपरेशन के साथ साथ आपका इंजीनियरिंग का कुछ मार्क्स हैम्पर हो रहे हैं या फिर इंजीनियरिंग की स्टडी हैम्पर हो रही है? नहीं नहीं, एक्चुअली जो गेट सिलेबस है वो सबसेट है इंजीनियरिंग सिलेबस का। ये नहीं है कि Yes. उससे अलग है। तो अगर आप गेट की प्रिपरेशन करेंगे ना तो सेमेस्टर में मार्क बढ़ जाते हैं, घटता नहीं है। जब आपने गेट लिखा और जैसे जैसे आपकी रैंक कम हुई ईयर टू ईयर, तो उस बीच में आपने कौन कौन से एग्जाम क्लियर किए गेट की रैंक के साथ? मतलब कौन कौन से PSUs में पार्टिसिपेट किया, कहाँ कहाँ इंटरव्यू दिया? वैसे 20 का जो था तो उसमें सबसे पहले तो इंजीनियरिंग था, लेकिन बीच में इंजीनियरिंग के वैकेंसी काफी कम हुए तो नॉनटेक में भी चले गए। तो एग्जाम तो मैंने सब ऑलमोस्ट जो बीच में है सब दिया। रेलवे, RRB से लगाए PSU के गेट तक सभी एग्जाम में अप्लाई करते थे। लेकिन जो PSU के थ्रू भी मेरे को बहुत सारे कॉल आए, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, बट इंटरव्यू मैंने काफी सारे को दिया। जैसे सबसे पहला तो आप ही के साथ DRDO दिए थे, आप हमें पहली बार वहीं मिले थे DRDO के इंटरव्यू में। उसके बाद हमने सेल का इंटरव्यू दिया, फिर ऑयल इंडिया में दिया था,
फिर एनपीसीआईएल में भी इंटरव्यू दिया, एनपीसीआईएल में कुछ मार्क्स से रह गया था माइन्यूट से। फिर बीच में ऑयल इंडिया में दिया, इंडियन ऑयल में दिया, इंडियन ऑयल में भी 1 मार्क से रुक गया क्योंकि गेट स्कोर अच्छा नहीं था मेरा, 599। तो उसके बाद से लास्ट का ये 6-7 इंटरव्यू बाद था, तो इसमें मेरा फाइनली सिलेक्शन। ये जो बार का इंटरव्यू होता है, ये इंडिया का टफेस्ट इंटरव्यू माना जाता है। और लोग एक्चुअल में जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, मतलब जो एक्सपीरियंस आता है कि वहां पे जाके तो एकदम दिमाग की दही हो जाती है। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था वो इंटरव्यू के बारे में कुछ बताइए। मेरे हिसाब से हाँ, ये तो था कि ये जो क्वेश्चन पूछते हैं तो ये जनरली गो थ्रू को एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है, तो आपको सोचना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे बेस्ट यही होता है कि आप कॉलेज या फिर कोचिंग में जो पढ़िए ना, जैसे गेट में भी यही होता है, अगर आप फ्लूट पढ़ रहे हैं तो फ्लूट दिखना चाहिए, तो क्वेश्चन हो जाते हैं, नए क्वेश्चन डिजाइन होंगे। तो वो जो वो है ना परसेप्शन कि हमें मतलब चीजें पढ़ना है तो फील करके पढ़ना है, ये अगर रहेगा ना तो बार के इंटरव्यू लड़के के लिए आसान होगा, क्योंकि कन्फाइंड सिलेबस होता है, उसी में डीप में पूछते हैं। पीएसयू की तरफ रैंडम नहीं होता है कि कुछ भी पूछ ले, जो आप बताएंगे 4 सब्जेक्ट उसी से ही पूछा जाएगा, बट उसको आप कितना डीप में पढ़ेंगे यही मैटर करता है सिलेक्शन का। तो फिर मेरा भी इंटरव्यू ऐसे ही था, मैं भी आया, फिर बोले कि 4 सब्जेक्ट लिखो अपना। तो ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड था, उस पर लिखना होता था, तो 4 सब्जेक्ट लिखे। फिर मैंने एमटेक भी मेंशन किया था, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो एमटेक से ही था अपना। उसके बाद से बारी बारी करके सभी सब्जेक्ट में आए, और 1 घंटा 35 मिनट के आसपास मेरा इंटरव्यू चला था। तो उनके रिएक्शन से लग गया था कि मतलब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा पॉजिटिव थे, बीच में कुछ मतलब किए थे कि हाँ गुड गुड, बट कॉन्फिडेंस नहीं था क्योंकि काफी सारे इंटरव्यू में फेलियर झेले थे। 1 घंटा 35 मिनट, 1 आवर 35 मिनट, हाँ 1 आवर। ये तो ये कंटिन्यूअसली मतलब क्वेश्चन आंसर। हाँ तो उस बिल्कुल। समय क्या चल रहा था कि मतलब आंसर देते समय कि इतना लंबा टाइम खिंच गया है अभी। हाँ, जो जिसका इंटरव्यू चलता है ना उसको पता नहीं चलता है, सबसे बड़ी बात है। मैं आया फिर देख हम्म, रहा हूँ कि 1 आवर 35 मिनट पास हो गया, मेरे को अंदर ये लग रहा था कि समझ में आता है हाँ टेक्निकल क्या होता है, अच्छा लगता है यहाँ। हाँ, क्योंकि ऑन एन एवरेज इसका 1 आवर तो चलता ही है, 1 आवर 10 मिनट तो चलता ही है। अगर आपका 1 आवर के ऊपर है तो डिसाइड भी होता है कि मे भी ज्यादातर बच्चे वही हैं यहाँ पे जो आए हैं, 1 आवर से ज्यादा उनका चला है इंटरव्यू। जरूरी नहीं है, हम्म, बट मैक्सिमम टाइम यही होता है कि जिनका सिलेक्शन ज्यादा होता है। अच्छा, तो ये आपने जब इंटरव्यू निकाल लिया, सब कुछ हो गया, अगर इससे पहले की मैं बात करूं कि आपकी स्ट्रेटजी क्या थी प्रिपरेशन करने की, तो उसके बारे में कुछ बताइए। तो स्ट्रेटेजी इन द सेंस, जब मैं आया यहाँ इंटरव्यू में, वैसे इंटरव्यू की जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तो जब देखा इनके ट्रेंडिंग क्वेश्चन जो मिल ही जाते हैं कोरा पे या फिर प्रीवियस ईयर पेपर, यूट्यूब पे भी पढ़े हैं बहुत सारे वीडियो। हम्म, तो उनसे एक्सपीरियंस देख के मेरे को ये समझ में आया कि जितना सब्जेक्ट बोलना है उसको थॉरली स्टडी करना चाहिए। तो मैंने, हम्म, और इंटरव्यू की तैयारी 10 दिन 20 दिन में नहीं होती है गेट की, मतलब बार की, कुछ प्रिपेयर पहले से ही करना पड़ता है। और मैंने इतने सारे इंटरव्यू दिया था तो धीरे धीरे तैयार हो गया था। और बार का प्रिपरेशन मैंने शुरू कर दिया था 1 महीने ऑलमोस्ट, मतलब पहले ही, कि हाँ देना है क्योंकि हो जाना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा एमटेक से टाइम निकाल के रात में पढ़ा करता था लाइब्रेरी में। तो ये था। और फिर एनपीटीएल को फॉलो किया, जो सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट थे 5 और पावर प्लांट के थोड़े हम्म, कॉन्सेप्ट, तो मैंने एनपीटीएल से पढ़ा था वीडियो। तो वो सब काफी हेल्पफुल रहा, और उससे क्वेश्चन भी मैक्सिमम पूछे जाते हैं, और जो पैटर्न है हम्म, ना वही है, आप उस पैटर्न को फॉलो करिए हो जाएगा जो प्रीवियस ओके, ईयर। यस यस। तो जब आपने ये गेट की प्रिपरेशन करना चालू किया, तो उस समय क्या स्ट्रेटजी थी? जैसे आप पास आउट हो गए कॉलेज से, तो अभी आप जहाँ भी आके प्रिपरेशन किए, दिल्ली या फिर कहीं पे, तो वहाँ पे आपने क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो किए और क्या स्ट्रेटजी बनाई एग्जाम क्लियर करने की, कि कितने घंटे जब पढ़ना मैं चाहिए और या। कॉलेज से आया तो 2018 में, उसके बाद मैंने मेडजी में ज्वाइन किया, एस बैच मेरा था। तो ओके। मैंने मेडजी में वही लाडी सराय में रूम लिए, साकेत जाते थे हाँ, पढ़ने। तो हाँ, जो मेरा जो भी स्ट्रेटजी रहा, जैसे ये था कि लोग बोलते थे कि पढ़ाई करो और शॉर्ट नोट्स अपना बना लो। तो हम्म, बाहर भी एक शॉर्ट नोट्स मिलता था किसी सर का, तो मैंने वही
किया था, ले लिया था, क्योंकि फार्मूले मैक्सिमम लिखे रहते थे और उसमें मैं अपना पॉइंट लिख देता था, ये रहता था। और एक बात प्रिपरेशन करने वालों को कहना चाहूंगा, जो कंसेप्ट बिल्डअप होता है पहली बार ही हो जाता है, उसके बाद जल्दी चेंज नहीं होता है। तो अगर आप कोचिंग पढ़ने जाएं या फिर कहीं भी रिसोर्स फॉलो करें तो अच्छे से पढ़ें, क्योंकि पहली बार अगर गलत सही पढ़ लिए तो फिर प्रॉब्लम होने लगेगी। तो अच्छे से पढ़ाई करें, बिल्कुल मन लगा के प्रिपरेशन में, मतलब 100% फोकस उसी पे रखें, जो चीजें बताई जाए उसको रियलाइज करें, फील करें और रन करें। तो जैसे आपने एक यूनिक बात बताई कि आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए, शॉर्ट नोट परचेज करके उसी में अपने पॉइंट ऐड ऑन किए। हाँ। तो ये तो एक ये स्मार्ट वर्क हो गया कि मतलब आपके पास टाइम भी कम है तो टाइम भी सेव हो रहा है, शॉर्ट नोट्स बनाने का 1-2 घंटे नहीं जा रहे हैं और आप उसी में ऐड ऑन कर रहे हैं। जब मैं कॉलेज में था, उसके बाद से जब दिल्ली आया था ना, तो वहां तो था कि मैं गेट की तैयारी करने आ रहा हूँ, बट यहाँ जब आया तो ईएससी वाला बैच था। तो मैं ईएससी में भी मैंने कहा कि ईएससी की तैयारी करके देखते हैं, अब गेटी का टाइम तो था ही, मतलब ऐसे था कि कुछ करते हैं। तो यहाँ के जब ईएससी में गया तो ईएससी का सिलेबस टेक्निकल तो फिर भी समझ में आता है, जब नानटेक में गया 12-12 घंटे की क्लास, तो फिर यहाँ ईएससी का नानटेक भी बहुत ज्यादा हो गया। तो उस चक्कर में गेट पे तो ज्यादा फोकस ही नहीं हो पाई, मतलब गेट ओरिएंटेड क्वेश्चन तो नहीं लगाने का टाइम मिला। बट ईएससी में भी हमेशा बाउंड्री पर रहते थे, कभी 10 नंबर, और एक बार तो इस बार मेरे 250 मार्क थे इसमें, 19 में आके 20 में। बट उस बार सीट कम हो जाने की वजह से 265 के आसपास, 262 कट ऑफ चला गया, तो उसमें भी नहीं हुआ। तो मेनली डिसाइडिंग बहुत उस टाइम पे मैक्सिमम बच्चों को यही डाउट होता है, गेट और ईएससी, गेट और ईएससी। तो अगर आप ईएससी में अच्छा स्कोर करते हैं, कॉलेज से ही देख लीजिए, अगर अच्छा स्कोर कॉलेज में आ रहा है, या फिर अगर आपका नानटेक अच्छा है तो ईएससी लेके चलिए, क्योंकि टाइम तो लगना है ईएससी, क्योंकि इतना टाइम, वरना अगर जल्दी जॉब चाहिए तो ओनली गेट पे फोकस करिए। और ईएससी नानटेक नानटेक जो ईएससी का प्रिपरेशन है, ईएससी का टेक्निकल तो आपको पढ़ना ही है, चाहे ईएससी की प्रिपरेशन करें ना करें, बट नानटेक छोड़ सकते हैं और गेट पे फोकस कर सकते हैं, ये हो सकता है अगर जल्दी चाहिए चीजें। तो जैसे आपका बार्क में हुआ, बार्क में 2 क्राइटेरिया होते हैं एग्जाम, मतलब इंटरव्यू देने के। एक होता है कि आपका गेट स्कोर अच्छा होना चाहिए, दूसरा होता है कि हाँ, आप खुद रिटर्न लिखें। तो आपका किससे हुआ था? नहीं, मेरा रिटेन से ही हुआ था, क्योंकि गेट स्कोर में 830 कट ऑफ था, इसको गेट स्कोर मेरा 800 था, तो मेरे को कॉल रिटर्न के थ्रू आया था। मेरा 152 मार्क था, 141 कट ऑफ गया था, तो इस बार हो गया। वाह, मतलब एक बाउंड्री पे आके आपने रिटर्न निकाले और उसके बाद आपने स्कोर कर लिया इंटरव्यू में हाँ, जाके। हाँ, जैसे आपने बोला कि कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए और जो इनिशियल में कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाते हैं वही कंटिन्यू रहते हैं, बस कुछ तो एड ऑन होता है और चेंज नहीं होता है। हाँ, तो तो इनिशियली जहाँ आप गेन करने जाएं, सीरियसली पढ़ें, इस बात को हमेशा माइंड में रखें अच्छे से। ओके, हाँ। जैसे आपने आईआईटी ज्वाइन कर लिया था 2020 में, तो हाँ, आईआईटी के साथ में कैसे एमटेक के साथ प्रिपरेशन करना एक खुद में एक चैलेंजिंग होता है, तो उस चैलेंज के हाँ। बारे में बताइए कुछ। अब पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आईआईटी, जैसे आईआईटी दिल्ली हो गया, कानपुर में भी नहीं जानता हूँ, बट मुंबई में भी दोस्त थे हमारे। तो ये सब आईआईटी के साथ अगर आप चाहते हैं पैरेलल कुछ करना, तो बहुत डिफिकल्ट पड़ता है, क्योंकि आप भी वही हैं, जानते ही हैं कितना हैडिक क्लास लगाते हैं, या फिर वर्क भी बहुत ज्यादा रहता है वहाँ पे, प्रोजेक्ट और प्रेजेंटेशन ये सब। तो इनिशियली तो मैं छोड़ ही दिया था गेट, मैंने कहा कि भाई अब तो टाइम नहीं है। लास्ट में जब सेमेस्टर एंड हो गया, उसके बाद से 20 डे का गैप मिला था, कंसेप्ट धीरे धीरे तो याद ही था, अब कुछ टच में रहता था, बिल्कुल नहीं छोड़ता था। टेस्ट सीरीज देता था जब मन करता था, थ्योरी तो पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, लेकिन 2 घंटे 4 घंटे मिले तो टेस्ट सीरीज दे दो, ये था मेरा एक टेस्ट सीरीज। तो इस वजह से कंसेप्ट धीरे धीरे वो याद ही था, भले ही एमटेक की चीजें आई, प्रोग्रामिंग, ऑटोकैड, कैड, ये जो भी सीखा मेटलैब, बट वो गेट का रिवाइज करते रहा टेस्ट के थ्रू। और लास्ट में 15 दिन का टाइम मिला, 15-20 दिन, तो केवल मॉक टेस्ट लगा दिया। तो वही मेरा, कोई ऐसा चमत्कार टाइप नहीं हुआ, पहले का मेहनत था। ये है कि आपने पहले इतना सब कर रखा था, तो हाँ, आपको लास्ट में अगर 28 डेज मिल गए, उसी में आपने बस खाली बिल्कुल। कॉन्सेप्ट रिवाइज करके और एग्जाम हाँ, निकाल टेस्ट दे दिया। दिए। हाँ, और बीच में भी ना बिल्कुल मत छोड़िए, टच में रहना है, क्योंकि एमटेक की चीजें जब आएंगी ना, अगर आप 6 महीने भी छोड़ देंगे ना, तो सारी चीजें भूल जाएंगे। और गेट में
आजकल इतना कंपटीशन है कि हर फार्मूला याद होना चाहिए, आपको ड्राइव करने का टाइम नहीं। भले दिखना चाहिए डेरिवेशन, डेरिवेशन दिखना मस्ट है, हाँ, बट याद भी होना जरूरी हो गया है उस टाइम में करने हाँ, के लिए। तो टच में रहने के लिए यही आप करिए, टेस्ट सीरीज ले लीजिए, लगाते रहिए जब टाइम मिले। हाँ। तो जैसे आपने बोला कि जब आपका रिटर्न निकल गया बार का, तो फिर जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन थी, तो उसमें आपने जैसे बताया कि कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए और एक प्री डिफाइंड पैटर्न है, उसको फॉलो करो। जो सब्जेक्ट आपने बोले हैं उसमें गो थ्रू होके मतलब डेप्थ तक आपको नॉलेज होनी चाहिए, हाँ, एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज प्रीवियस होनी चाहिए। क्वेश्चन देखिए उस सब्जेक्ट के, जैसे थर्मोडायनेमिक्स में मैक्सिमम पिस्टन सिलेंडर पे क्वेश्चन आते हैं, हीट ट्रांसफर में कंडेंसेशन बॉइलिंग के फेवरेट टॉपिक होते हैं उनके। सो में डिजाइन का, जैसे मैंने बोल दिया कि जैसे कुछ भी सामने दिख रहा है सीढ़ी, डिजाइन करो ऐसे, कुछ बॉल रखा है उसके ऊपर एक और बॉल कब स्लिप करेगा, मतलब ऐसे जनरल चीजें। और डेरिवेशन, हर चीज का डेरिवेशन, ऐसा किए क्यों किए, तो अच्छा लगता है। मतलब आप पहले से चीजें देखने का कोशिश करेंगे ना, तो बार का इंटरव्यू बहुत इजी हो जाएगा फील करने में, क्योंकि आप फिर बताने लगेंगे चीज। मतलब और हाँ, इंजीनियरिंग को फील इंटरव्यू करके में, करना है। हाँ। इंटरव्यू में एक चीज और रखिए कि अपने इंटरव्यू को ना वो बनाए रखिए, मतलब इंटरेक्टिव बनाए रखिए। क्योंकि पता चले हम्म, आप क्वेश्चन आ रहे हैं, आप मतलब उसके थ्रू ऐसे लगे ना पैनल आपके साथ है बिल्कुल इंटरव्यू में, वो होना चाहिए, ताकि इंटरेक्टिव होना चाहिए इंटरव्यू। हम्म, तो इससे सिलेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं, थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो। और उनके इन हिंट को ना ध्यान से सुनना चाहिए, उनके हर एक बात में कुछ ना कुछ पॉइंट होता है। तो जैसे उन्होंने बोला कि एक बड़े बाल पे एक स्मॉल बाल रखिए, तो स्मॉल बाल का हम्म, मतलब अब ये समझ जाइए कि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, उसका रेडियस निगलेक्ट कर देना है अब आप कैलकुलेशन में। तो ये उनकी चीजें ना जो हिंट दें, उसको उसके हर बात में कुछ ना कुछ पॉइंट होता है। तो ये अच्छी हाँ। बात होती है अगर इंटरव्यू देने जाते हैं ये सब। तो ये आपकी मतलब इंटरव्यू की जर्नी थी। तो अभी अगर मैं पूछूं, जो ये मुकेश, एक साइंटिस्ट मुकेश है और साइंटिस्ट से पहले का मुकेश, उसमें क्या डिफरेंस है? मैं अगर अपने हिसाब से करूं तो मेरे एक्टिविटी या फिर थॉट में तो कोई चेंज नहीं है, बट हाँ मेरे को पहले ये था कि कितने डार्क में जी रहे हैं, ऐसे लग रहा था कि स्ट्रगल फुल लाइफ है, क्या हो रहा है, हर जगह फेलियर हो रहे हैं, और या फिर इतने एग्जाम दे रहे हैं कौन लेगा। बट ये था कि अपना अपने अंदर वैल्यू क्रिएट करते रहना चाहिए, करते रहना है चाहे कुछ भी हो जाए, हम्म, कोई ना कोई तो पहचानेगा, ऐसे था। तो कंटिन्यूअस मेहनत करते रहा, मैंने मेहनत के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं किया, हर चीज पढ़ते रहता था, टाइम के साथ हर चीज सीखते रहता था। कहीं न कहीं जाके ऐसे लगा कि हाँ, लेट अगर किसी बच्चे को टाइम लगता है तो कुछ अच्छा मिलता है, मतलब हम्म। घबराना नहीं चाहिए, कुछ होगा अच्छा। जैसे आपने बताया कि आपको ऐसी लाइफ चाहिए जो रिसर्च वाली हो और ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ ना हो कि मार्केटिंग करना, ये करना, वो करना। तो आपकी डिज़ायर जो आप चाहते थे, वो आपको जॉब मिली है। तो ये कितना सेटिस्फाइंग है आपके लिए? हाँ, अब जैसे मैं था तो ज्यादा सोशल पहले भी नहीं था, मतलब सोशल मीडिया ये सब या फिर इंटरेक्टिव टाइप का, तो मेरे को यही लगता था। और मैं इनिशियल शुरू से ही मतलब मैं बात देता था, और ये सब जितने भी डीआरडीओ बात के सब मैं ज्यादातर एग्जाम पे फोकस करता था। और मेरे को नाटक ज्यादा आता नहीं था, ये हिस्ट्री को मैं सोचता था, हिस्ट्री पढ़ता था तो मेरे को डाउट होता था क्यों पढ़ रहा हूँ मैं ये। तो ये मेरे को लगता था कि टेक्निकल फील्ड में ही कुछ करना है, और फाइनली मिला भी। तो ये है कि, और दूसरी बात, आप सेटिस्फेक्शन माइंड की स्टेज पे डिसाइड करती है। जरूरी नहीं है हाँ। कि काम करने वाला, ज्यादा काम करने वाला बंदा डिप्रेशन में रहेगा, सोने वाला नहीं रहेगा। वो स्टेट ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है। अगर आप जिसमें खुश हैं, तो अगर 24 घंटा काम करने वाला यस। भी सोच रहा है कि हाँ मेरे मेरे को अच्छा है, तो खुश रहेगा। तो अपना अपना ये पर्सपेक्टिव। ये आपने बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह दी कि जो सेटिस्फेक्शन है वो स्टेट ऑफ माइंड का एक हाँ काम है, बिल्कुल। कि अपने दिमाग से कैसे आप सेटिस्फाई हो अपने हाँ। काम से। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता कि 10 घंटे काम करने वाला बंदा सेटिस्फाई नहीं रह सकता, वो रह सकता है। पीस ऑफ बिल्कुल। माइंड अंदर से हाँ। आता है। या तो ये बहुत बड़ी बात कही। और एक क्वेश्चन और है कि लाइक, जैसे एक एक इमेज बनी रहती है कि साइंटिस्ट होते हैं कि वो नो डाउट कि माइंड से बहुत साफ होंगे, गुड रिसर्चर होते हैं, लेकिन उनकी लाइफ सोशल नहीं होती इतनी ज़्यादा। तो वो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप के, एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं
और उनका परसेप्शन लोगों मतलब सोसाइटी का बना हुआ है कि साइंटिस्ट मतलब ओनली पढ़ाकू और बड़े बाल होंगे, दाढ़ी बड़ी होगी, वो अपनी बॉडी पे कोई केयर नहीं करता होगा, सिर्फ रिसर्च रिसर्च रिसर्च। तो आपका परसेप्शन क्या है इसके लिए? जैसा कि मैं यहाँ देखा साइंटिस्ट, एक चीज तो सब में कॉमन थी, बहुत पोलाइट थे। बहुत मतलब कोई भी बात करिए आपको बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे पर्सन में, तो पोलाइटली उनका एक नेचर ही है। और सोशल ऐसा नहीं है, वो लोग भी अपना अपने में काफी खुश रहते हैं। और जैसे कि मैंने बताया, वो लोग अगर उन लोग को उसी में खुशी है ना, तो वो 24 घंटा वो रिसर्च करके ही वो बहुत खुश रहते होंगे। तो यही है कि वो देखने में लग रहा था कि हाँ दे विल सेटिस्फाई। और कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा ही। अब चाहे हर चीज को लगे करने, साइंटिस्ट भी चाहे कि घूमे भी और ये भी कर, तो नहीं हो सकता ना, चीजें को सोचना पड़ता है। तो सबको ही सही ढाला है। अच्छा मुकेश भाई, वहाँ का कल्चर कैसा है? अगर आप वहाँ पे रहे होंगे कैंपस में, अगर रह रहे हैं तो जैसे आईआईटी दिल्ली में भी आप रहे हैं, वो भी एक रिसर्च का जोन है आईआईटी दिल्ली भी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे भी आप रहे, तो दोनों में डिफरेंस क्या है और वहाँ का कल्चर क्या है? कुछ बताइए इसके बारे में। यहाँ पहली बात तो ये देखा कि यहाँ मैक्सिमम मेस 9 बजे तक बंद हो जाते हैं कैंपस में रात। और हम लोग ओके। 9 से 10 में खाना खाते थे कैंपस में आईआईटी में। तो अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज वाला यहाँ अच्छा है, कंसेप्ट में भी ओके। फॉलो होता होगा क्योंकि हम लोग को 8 बजे खाना होता है, तो उस हिसाब से सोना और जगना, और 8:30 बजे सुबह से क्लास लग जाती है। तो ये एक अच्छा रूटीन बना दिल्ली से आने के बाद। और यहाँ पे कल्चर में यही है कि हर हर कोई एम्प्लॉय यहाँ पे अपने आप में ऑनेस्टली अपना वर्क कर रहा है, ये सबसे अच्छा लगा हर ओके। चीज हाँ। रियली। यस। और यहाँ पे जो नेचुरल ब्यूटी का कैंपस की बहुत अच्छी, तो काफी अच्छा लगा। ये काफी इंटरेस्टिंग है कि मतलब कि आप जहाँ पे रह रहे हो वो इन्वायरमेंट भी अच्छा है और वहाँ के लोग अच्छे हैं, क्योंकि लोगों हाँ से ही इन्वायरमेंट बनता है। इन्वायरमेंट अगर अच्छा है तो आप अगर ना चाह के भी आपका माइंड ऑफ स्टेट इतना बिल्कुल हाई बिल्कुल। लेवल हाँ पहुंच जाएगा कि आप पॉजिटिव वाइब से अच्छा कर जाओगे। ये बहुत काबिलियत तारीफ है। हाँ। इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाँ। एज अ साइंटिस्ट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बीएआरसी में? फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो जिस जो हमें कह रहे हैं, प्रियरिटी है कि 100% उसको हम लोग करने का कोशिश कर, अपना 100% दें। अब कितना हो पाता है वो डिपेंड करेगा सिचुएशन और टाइप ऑफ वर्क, बट अपना 100% उसमें उस काम में दें, यही फर्स्ट प्रायोरिटी है। और हम कोशिश भी ओके। करते हैं कि अपना ओके। फर्स्ट उसी को दें। सॉरी। ये बहुत अच्छी बात है कि आप दिए हुए टास्क को 100% फुलफिल करना, क्योंकि आज 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 जो नए यंगस्टर्स आ रहे हैं उनमें ये खूबी होना बहुत बड़ी बात है कि अगर वो अपने काम को अच्छे से करते हैं तो डेफिनेटली वो देश के लिए तो अच्छा कर ही रहे हैं, अगर काम बिल्कुल। को अच्छा कर रहे हैं। तो अगर आप कोई मैसेज देना चाहें जो यंगस्टर प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए कि कैसे करने चाहिए और क्या फेलियर्स आते, फेलियर के समय कैसे अपने आप को मोटिवेट रखना है, और प्रिपरेशन करते समय क्या क्या फॉलो करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अपना एक गोल बनाए। गोल तो जनरली स्विच होता रहता है टाइम टाइम, ज्यादातर कोई ये एग्जाम थे इसी को निकालना है, तो ठीक है, ये कोई गलत बात नहीं है। बट जो भी करें, 10 दिन की प्रिपरेशन में आजकल का कंपटीशन नहीं निकल सकता है। कम से कम प्रिपरेशन करने के बाद भी कम से कम उस सिलेबस की, उस जो भी एग्जाम देना चाहें उसका सिलेबस देखें, उसके पैटर्न देखें, उस हिसाब से आपको कम से कम उसमें 1 महीने का टाइम देना पड़ता है, तब जाके आजकल की कंपटीशन कोई भी निकल पा रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, कोई जो भी एग्जाम देना चाहें उसके प्रीवियस ईयर पहले देखें, क्वेश्चन देखें कैसे आ रहे हैं, उसी बेसिस पे प्रिपरेशन करें, ये सबसे अच्छा। और दूसरी बात, कॉन्सेप्ट तो होना ही चाहिए, उसके लिए आप जहाँ से भी पढ़ें, मतलब अच्छे से पढ़ें, डीपली पढ़ें और चीज़ों को रियलाइज करें कि हाँ ऐसे एक्चुअली कैसे हो रहा है। फार्मूला तो एट लास्ट याद होना चाहिए, बट उसका डेरिवेशन भी इम्पोर्टेंट है। और नोट्स अच्छे बनाए, शॉर्ट नोट्स भी। अब यहाँ पे मैं एक बात आगे देखा, मैं हम लोग 18 to 20 बच्चे ज्वाइन किए। मैंने बात किया, सबका स्ट्रेटजी कुछ का अलग है, किसी का अलग है, किसी का अलग है, कोई ऐसे पढ़ा है, कोई ऐसे पढ़ा है, कोई मेंस लिख रहा था तभी हो गया, ऐसे मेरे में। तो स्ट्रेटजी कुछ भी हो सकती है, लेकिन फाइनल गोल जो है उसकी तरफ जाना चाहिए। तो ये बच्चों को हमेशा याद रखें कि जो मैं कर रहा हूँ क्या हमारे गोल की तरफ जा रहा है कि नहीं। तो ये सब ओके। बातें।
मतलब जैसे आपने बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको कौन सा एग्जाम लिखना है और उसके लिए क्या क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू जैसे आप चाहते हैं, जैसे आपके सुटेबल हो वैसी स्ट्रेटजी बनाइए। फाइनल ये है कि आपको अपने गोल की तरफ ओरिएंट रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ, कोई कोई भी तरीका सक्सेस। खराब नहीं होता है अगर आप उसको अच्छे से फॉलो करेंगे, यस। डेफिनेटली। तो ये मेरे सारे क्वेश्चंस थे। अभी कुछ मूड को लाइट करने के लिए आई हैव सम फनी पार्ट्स, सम फनी क्वेश्चंस, रैपिड फायर टाइप क्वेश्चंस हैं जिसमें वन लाइनर आंसर देने होंगे आपको। और ओके। उसके लिए आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। थिंक करने के लिए 5 सेकंड, देन आंसर आपको करना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपके लिए सक्सेस क्या है? सक्सेस सक्सेस एक तरीके से एक जर्नी है जो टाइम के साथ चलती यस। रहती है। उसमें अपने लक्ष्य आते रहते हैं, तो आई थिंक उसी को पूरा करने, जर्नी को ही पूरा करना स्टेप बाय स्टेप ही सक्सेस है। और कोई इसका पीक थोड़ी ना है, वो तो लाइफ के साथ चेंज होता रहता है, उसी को अचीव करते रहिए, वही सक्सेस तो व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड्स यू लाइक इन योर सराउंडिंग? है। एटीट्यूड ना हो, मतलब ओके, एटीट्यूड ना simple- हो। ओके, हाँ, सिंपल सिंपल लाइफ चाहिए। ओके। अगर आप किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हो तो सबसे पहले क्या ऑब्जर्व करते हो उस बंदे में? ऑब्जर्व तो यही करते हैं कि उसका चीजों, जो भी इन्वायरमेंट में चीजें हैं, उसके प्रति उसका क्या थॉट। ओके, दैट्स ग्रेट। अगर आपको बोला जाए कि आपका फेवरेट स्पोर्ट क्या है? ऐसे मैं चेस खेलता था, खेलता ओके। हूँ तो खाली टाइम में। और ऐसे तो खेलने के लिए क्रिकेट भी खेलने चले जाते हैं कभी ग्राउंड पे, लेकिन कुछ अच्छा नहीं खेल पाते, सिंपल ही। नहीं, मतलब एंजॉय के तो आप जैसे आप बोले हाँ, क्रिकेट एंजॉय या करने चेस। के लिए हाँ। तो। हाँ। हाँ। आपका निक नेम क्या है जो फैमिली मेंबर्स मोस्टली सबका एक निक नेम होता है जो बुलाते हैं हाँ, उससे? फैमिली में तो सब मुकेश ही बोलते थे, वो कॉलेज में आए तो कुछ लड़के मुक्कू कहना शुरू कर देते, बट हाँ, वो कॉलेज में मतलब बुलाते हैं। तो फाइनली आपका दिन कैसे स्टार्ट होता है? दिन उड़ते बिस्तर खराब हो गया होता है, पहले बिस्तर सही करते हैं, फिर अपना एक्टिविटी शुरू करते ओके। ओके। हैं। कोई एक हिडन टैलेंट जो आपके फ्रेंड्स नहीं जानते हैं आपके बारे में? भाई। आई थिंक कॉमेडी स्क्रिप्ट। ओके। आई कॉमेडी स्क्रिप्ट अच्छा लिखते हैं, सही है। मतलब एज अ साइंटिस्ट अगर आप कुछ फनी पार्ट भी करते हो तो काफी मतलब कॉम्बिनेशन अच्छा हो जाता है। आपका फेवरेट डेस्टिनेशन क्या है? फेवरेट डेस्टिनेशन, हाँ, कहाँ जाना पसंद करते हैं? आई थिंक अगर हमारे दोस्त हों तो हाँ। लोकेशन मैटर नहीं करता, दोस्त के साथ कहीं भी घूम, जो वही हमें है, जहाँ चार यार मिल जाए वहीं बात बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका फेवरेट टीवी शो कौन सा है? टीवी शो में मैं पहले वो रामायण ही देखता था, ओके। रामायण जो हाँ। बचपन में, उसके बाद से टीवी शो ज्यादा नहीं देखता हूँ। हाँ, मनी हाइस्ट देखा था, एक वेब सीरीज था, तो उसके बाद ज्यादातर चीजें नहीं। ओके, दैट्स ग्रेट वेब सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हैं? फ्री टाइम में कुछ कॉमेडी देख लेता हूँ, ओके। अदरवाइज वो जो साइंस फिक्शन चीजें हैं नेट पे, वही देखता है। ओह, सही है। बार की कोई ऐसी फेवरेट थिंग जो आपको अट्रैक्ट करती है? बार्क में सबसे अच्छा हमें ये लगता है कि अगर इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप कहाँ तक जा सकते हैं। आप अपने आप यस। जिस लेवल में रखना चाह रहे हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो इम्प्रूव आप मतलब एक्सप्लोर अपने आप को कर सकते हैं। दिस इज द बेस्ट थिंग। ओके। ओके, जितना हार्ड वर्क करोगे उतना आपको उसमें बिल्कुल। सक्सेस मिलेगी। कोई हाँ, लिमिट नहीं, स्काई इज द लिमिट। तो ओके। जैसे कुछ क्वेश्चंस मेरे पास हैं जिसमें दो ऑप्शंस मिलेंगे आपको और एक पिक करना होगा। ठीक है। तो ये भी रैपिड फायर टाइप का है, इसमें 2 सेकंड मिलेंगे। बॉलीवुड के ओल्ड सॉन्ग या न्यू सॉन्ग? जनरली ओल्ड सॉन्ग। ओल्ड सॉन्ग। ओके। आपको लिए क्या मैटर करता है, लव या फ्रेंडशिप? लव में जो अट्रैक्शन टाइप का लव होता है, वो बिल्कुल नहीं।
बाकी सिचुएशन लव Okay, true love. I think या true love. Okay. Movie या web series? मूवीज Okay. जनरली आपको टाइम स्पेंड करना, सोशल टाइम स्पेंड करना पसंद है या अकेले सेल्फ के साथ? सेल्फ मोस्ट प्रीफर ओके ओके। तो आपके लिए लाइक फेसबुक पसंद करते हो या इंस्टाग्राम? दोनों नहीं चलाता हूँ दोनों नहीं लाइक करता हूँ मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था तुमसे। हाँ बट ये इस टाइम जब मैं अभी गांव में गया था, मतलब अपने घर पे गया था फिर दोस्तों के साथ, तो बहुत सारे दोस्त मिले थे, तो अब मेरी बातों को अच्छे से सुन रहे थे सब, भैया ये बताओ, तो वो सब जुड़ते हैं, तो उनके लिए कभी कभी रात को फ्री होता है तो देख लेता हूँ कहीं गलती से कोई मैसेज तो नहीं किया, किसी चीज में डाउट है तो, अदरवाइज नो, नॉट ओके। एनी। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मेरा पर्सनल क्वेश्चन है कि जैसे अभी आप एज अ साइंटिस्ट बार्क में वर्क कर रहे हो, तो जब घर जाते हो तो जो आस पड़ोस के लोग होते हैं उनका रिएक्शन क्या है आपके लिए? आई मीन कैसे बिहेव करते हैं? जैसे आप साइंटिस्ट थे अभी या साइंटिस्ट से पहले, क्या चेंजेस आए उनकी लाइफ, उनके बिहेवियर में? जो मेरे बहुत करीबी थे मेरी फैमिली, तो हम हमेशा से उनका बिहेवियर सेम रहा, चाहे फेलियर हो चाहे सक्सेस, बट जो आस हाँ। पास के हैं वो भी अच्छे ही थे बिल्कुल। बट अब है कि चेंजेस यही आए कि अब खुद से कुछ राय भी लेते हैं तो बात सुनते हैं अच्छा लगता है, बाकी तो सब पहले भी अच्छे से ही थे, अभी भी अच्छे से लोग रहते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। मतलब आपकी जर्नी आई होप कि इतनी अप डाउन्स रही है और उससे लोग काफी मोटिवेट होते होंगे। हाँ बिल्कुल। जैसे मैं भी आपका आपकी लाइफ से काफी मोटिवेट हुआ हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो मोटिवेट होते होंगे। तो these all about from my side. So I would like to thanks to you for your time and for your presence. I hope you enjoyed too, and our audience will also get some insight from your fruitful journey. तो थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए और अपना टाइम देने के लिए, क्योंकि एज अ साइंटिस्ट मैं जानता हूँ कि बहुत सारे काम होते हैं, फिर भी आपने टाइम निकाला, तो थैंक यू सो नहीं मच फॉर दिस। ऐसी बात नहीं है, आप बहुत ग्रेट काम कर रहे हैं, एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म है जहां हम किसी को जो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, तो आप सबसे पहले तो आपको थैंक करना चाहिए हमें, ताकि आप एक मीडिएटर में हैं बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, बहुत अच्छा प्रोग्राम चलाएं, थैंक्स फॉर दैट। और जिससे जो बच्चे देखें वो मोटिवेट हो, अच्छा लगे, और ऑल द बेस्ट फॉर द रेस्ट ऑफ गाइड एंड यू आल्सो। Thank you so much for your kind words.